हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का यानी संविधान का एक टॉपिक अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे आज हम लोग। ठीक, तो संविधान के निर्माण को पहले हम संक्षेप में देखते हैं कि कैसे हुआ था। संविधान का जो निर्माण हुआ था भारतीय संविधान का, वह संवैधानिक सभा के द्वारा हुआ था और संवैधानिक सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी। सबसे पहला जो संवैधानिक बैठक हुई थी संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सभा के द्वारा, यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी संविधान के निर्माण के लिए। और कुल संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। इतने समय में संविधान बन के तैयार हुआ था। और संविधान बन के तैयार कब हुआ था, तो ये समय था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था और उसी दिन माना गया कि संविधान बनके तैयार हुआ है। और उसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही कुछ अनुच्छेद भारत पर लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से संविधान नहीं लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से पूरे भारत पर लागू कर दिया जाएगा। और लागू कब कर दिया गया संविधान, तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे भारत पर पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ भारत का, उस समय भारतीय संविधान में कुल जो भाग थे, भागों की संख्या थी कितनी, तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे, तो हम कहेंगे अनुच्छेद थे 395। और अनुसूचियां कितनी थी, तो उस समय अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8। ठीक, संविधान जब लागू किया गया उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में अगर हम बात करें अनुसूचियों की संख्या की, तो कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। आइए देखते हैं अनुसूची 1 में क्या दिया गया है। ठीक, तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया, इसके अंतर्गत मतलब अनुसूची 1 के अंतर्गत भारत में आने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसके, तो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों तथा प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक, तो अनुसूची 1 में भारत के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, इनके प्रशासन किसके द्वारा होगा, इन सभी का वर्णन किया गया है अनुसूची 1 में। तो अनुसूची की 1 के अंतर्गत भारत में राज्यों की संख्या जो है वर्तमान में वह 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये 8 है। तो अनुसूची 1 के अंतर्गत भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। अगली अनुसूची है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है, तो इसमें कहा गया विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन, विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है कि जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति होंगे उनका वेतन कितना होगा, उनका भत्ता कितना दिया जाएगा और अन्य क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब बताया गया है अनुसूची 2 में। तो आइए हम देखते हैं संवैधानिक पद होता क्या है। तो ऐसा पद जिसका वर्णन किया गया हो संविधान में, यानी कि उस पदों का सृजन होना है जिन पदों का सृजन संविधान के अनुसार होना है, और ऐसे पदों को कहा गया संवैधानिक पद। जैसे अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो सब कुछ दिया गया है, संविधान में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो वर्णन है वो संविधान में दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा यानी प्रधानमंत्री के पद के जो वर्णन है कहाँ दिया गया है, संविधान में दिया गया है। तो जिन पदों का निर्माण संविधान के अनुसार होता है उनका वर्णन संविधान में किया गया है।
ऐसे पदों को कहते हैं संवैधानिक पद, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, राज्यों के राज्यपाल का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, संवैधानिक पद है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद हो गया, संवैधानिक पद है। महान्यायवादी का पद हो गया, संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री का पद हो गया, संवैधानिक पद है। तो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं सभी के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। ठीक, अगला अनुसूची हम देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है? अगली अनुसूची है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में बताया गया है संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में। ठीक, अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें किसके पद के बारे में, तो जो संघ के मंत्री होते हैं, संघ के मंत्री के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। शपथ क्या मतलब, ये अपने शपथ में क्या क्या शब्द कहेंगे, किसके सम्मुख शपथ लेंगे, इन सभी का वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। तो संघ के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, संसद के सदस्य हो गए। दूसरा कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अन्य कौन हो सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी के जो शपथ है, प्रतिज्ञान है, इनका वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में। जैसे संघ के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए। तो ये अपने शपथ में कौन कौन सा शब्द कहेंगे, किसके सम्मुख शपथ लेंगे, इन सभी का वर्णन किया गया अनुसूची 3 में। आइए देखते हैं अनुसूची 4 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया। सीटों का आवंटन क्या है? तो राज्यसभा में भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी, कहां कहां से, किस किस राज्य से, किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, ये इन सभी का वर्णन किया गया अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में क्या दिया गया है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या अधिकतम दी गई है वो कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या हो कितनी है? तो 250 है। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव होता है 245 लोगों का चुनाव होता है, और इस 245 में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी अन्य जो सदस्य हैं 245 में से 12 को निकालने के बाद इन सभी का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से होता है। तो किस किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी राज्यसभा में, इन सभी का वर्णन किया गया है अनुसूची 4 में। ठीक, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है।
अनुसूची 5 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रशासन के बारे में। इसका मतलब भारत में जितनी भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उन सभी के प्रशासन के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। ठीक, अनुसूची 5 में भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अनुसूची 6। ठीक, अनुसूची 6 में वही चीज़ें हैं जो अनुसूची 5 में दी गई है। अनुसूची 5 में पूरे भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, लेकिन जो अनुसूची 6 में है वो स्पेशल 4 राज्यों के लिए है। जैसे इसमें अनुसूची 6 में असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इन चारों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर जो यहाँ की अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची 6 में। ठीक, तो जो अनुसूची 5 है उसी अनुसूची का दायरा बढ़ा के जो 4 विशेष राज्य हैं उनको, उनके अंतर्गत आने वाली जो अनुसूचित जनजातियां हैं जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सारों राज्यों की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया अनुसूची 6 में। ठीक, अगली अनुसूची है अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। ठीक, अगर हम बात करें विषयों के बंटवारा का तो जैसे जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार 2 स्तरीय है, एक आपका केंद्र स्तरीय है और दूसरा है राज्य स्तरीय। राज्यों में राज्य सरकारें प्रशासन करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है पूरे भारत पर प्रशासन करती है। ठीक, तो यहाँ पर विषयों का बंटवारा कर दिया गया है 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसे अगर हम बात करें संघ सूची, जिसको हमने क्या बताया कि 2 स्तरीय है, एक केंद्र स्तरीय, एक राज्य स्तरीय है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरे भारत के लिए नियम कानून बनाती है और अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य के लिए नियम कानून बनाती है। तो जो मुद्दे हैं, विषय हैं, यानी जो कानून है, इन सभी का बंटवारा कर दिया गया है कि किस किस मुद्दे पर किस किस विषय में कौन नियम कानून बना सकता है। तो विषयों का बंटवारा कर दिया गया है केंद्र और राज्यों में कि राज्य इन विषयों पर कानून बनाएंगे और जो संघ सरकार है इन विषयों पर कानून बनाएगा। ठीक, तो विषयों का जो बंटवारा किया गया है वो 3 सूचियों में किया गया है। पहला है संघ सूची। संघ सूची जो है, इस संघ सूची पर जो नियम कानून है ये बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। ठीक, जो पूरे भारत पर लागू होता है। तो संघ सूची में पहले यानी संविधान जब लागू किया गया तो उस समय कुल विषयों की जो संख्या थी वो 97 थी, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो 100 है। ठीक, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में राज्य सरकारों जो नियम कानून बनाती हैं जिन मुद्दे में वे विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, और राज्य सूची के अंतर्गत प्रारंभ में कुल 66 विषय थे और वर्तमान में कुल विषयों की जो संख्या हुआ है 61 विषय हो गए हैं वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? तो ऐसे मुद्दे जिस पर संघ सरकार और राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं, दोनों बना सकते हैं, ऐसे विषयों को डाल दिया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची में जो प्रारंभ में विषय थे वे कितने थे? तो ये थे 47। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विषय की संख्या है 52। अब मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा हो, कोई ऐसा विषय हो जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया है, तो किसका मान्य होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो मान्य होगा। और राज्य ने अगर उसी विषय पर कानून बनाया है तो राज्य का जो कानून है वो तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। एक होता है अवशिष्ट विषय, इसका नाम क्या है? तो ये है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय
अवशिष्ट विषय क्या है? तो ऐसे मुद्दे या ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो समवर्ती सूची में है, वही मुद्दे कहलाते हैं क्या चीज़? तो अवशिष्ट विषय। मतलब जिन मुद्दों का वर्णन ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो समवर्ती सूची में है, वे सभी मुद्दे कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं? तो अवशिष्ट विषय, मतलब जो छूटे हुए हैं। और अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाती है वो बनाती है केंद्र सरकार, यानी कि संघ सरकार बनाती है। तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कौन करती है? तो करती है संघ सरकार। आइए देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। राजभाषा होती क्या है? तो प्रशासनिक कार्यों में काम आने वाली जो भाषा होती है, यानी प्रशासनिक कामकाज में आने वाली प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहते हैं राजभाषा। ठीक, तो अनुसूची 8 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 में राजभाषाओं की जो संख्या थी मान्यता प्राप्त, ये थी 14 राजभाषा। कब थी? तो यह था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में राजभाषाओं की जो संख्या है यह कुल है 22। ठीक, संविधान निर्माण के समय राजभाषाओं की जो संख्या थी वो कितना थी? 14 थी। इसका मतलब तमाम जो आपके भाषाएं जुड़ी 14 थी, 22 हो गई। इसका मतलब 8 राजभाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अनुसूची 8 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वह हुआ था 21वां संविधान संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसके द्वारा एक राजभाषा जोड़ी गई थी सिंधी। इसके द्वारा एक राजभाषा जोड़ी गई थी सिंधी। अगला जो संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 71वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1992 में। इसके द्वारा 3 राजभाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, जिनमें कौन कौन था? तो ये था नेपाली था, दूसरा क्या था? मणिपुरी था, तीसरा क्या था? कोंकणी था। कोंकणी। तो 3 राजभाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और एक अन्य संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन। यह हुआ था सन 2003 में। इसके द्वारा 4 राजभाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, जिनमें सबसे पहला था बोडो, डोंगरी था, मैथिली और एक अन्य था संथाली। ठीक, तो अगर हम वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या की बात करें तो 22 है, और संविधान लागू होने के समय राजभाषाओं की संख्या क्या थी? तो वो थी 14। ठीक, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया, 15 हो गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई, 15 3 18 हो गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो 18 4 कितना हो गया? 22। इसका मतलब संविधान निर्माण के समय राजभाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। आइए देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों तथा जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए बताया गया है। जैसा कि आपको संविधान के बारे में पता होगा, मौलिक अधिकार के बारे में, तो पहले यानी कि संविधान जब बनके तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस दौरान जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी एक प्रकार का, यानी संपत्ति रखने का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में मौलिक अधिकार से हटाकर उसको बना दिया गया विधिक अधिकार। दोस्तों, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
ठीक, आपको बताया गया था अभी कि जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 9वें अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और अगला अनुसूची है अनुसूची 10, इसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। दल बदल होता क्या है, तो कोई भी एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य किसी लाभ के कारण अगर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाता है तो इसको कहते हैं दल बदल करना। तो जो अनुसूची 10 है उसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें यह कहा गया कि कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य अपने लाभ के कारण किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, दूसरे राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुसूची 10 में। और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज संस्था, इसका मतलब इसमें बात की गई है ग्राम पंचायतों के बारे में और कुल ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो जो अनुसूची 11 है संविधान लागू होने के समय यह भी संविधान में नहीं थी। यह 73वें कौन सा था, 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1993 में संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, तो अनुसूची 11 में क्या दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सन 1993 में संविधान में जोड़ा गया था। अगला जो अनुसूची है अनुसूची 12, इसमें नगर पालिकाओं के प्रशासन के बारे में बताया गया है और इसके लिए इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1993 में संविधान में जोड़ा गया। ठीक, तो दो अन्य अनुसूचियाँ जोड़ी गई। 11वां अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में जोड़ा गया और अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सन 1993 में संविधान में जोड़ा गया। और इस प्रकार वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक, और प्रारंभ में कितने थे, तो कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।